अगर आज मैं आपसे पूछूं ब्यूटिक शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़्यादातर लोग कहेंगे अच्छी सिलाई आनी चाहिए। लेकिन ब्यूटिक बंद होने की वजह सिलाई काम नहीं होती, बिजनेस की और बहुत सारी गलतियां होती है। बहुत लोगों को बहुत अच्छी सिलाई आती है लेकिन उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते, सही प्राइसिंग नहीं मिलती, प्रॉफिट नहीं बचता उनके पीछे, मार्केटिंग उनको आती नहीं है और धीरे धीरे उनका ब्यूटिक बंद हो जाता है। इसी के लिए हमने डिज़ाइन किया है ब्यूटिक बिजनेस फुल कोर्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित गढ़िया। इस ब्यूटिक बिजनेस फुल कोर्स के डेमो क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं और सबसे ज़रूरी बात, हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल किस तरीके से सिखाते हैं। सबसे पहले ब्यूटिक का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसी के लिए इस कोर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है गारमेंट कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमारी ऑनलाइन क्लास में हम किस तरीके से प्रैक्टिकल सिखाते हैं। लेंथ वाला मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, तो जो हमारा नेक वेट, जो हमारा फुल शोल्डर जहाँ तक हमने लिया उसका आपको अंदाजे से सेंटर ले लेना है। अब देखो यहाँ पे ही मैं मेजर टिप को सेट करूंगी और देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने पिन लगाई है, ओके, वहाँ पे देखो एक बार मैं इस तरह से मेजर टिप को सेट करूंगी। हम चेक करेंगे कि मेरी मेजर टिप यहाँ पे बराबर है कि नहीं, ओके। और इसके बाद देखो जहाँ पे भी देखो मैंने पिन लगाई है। अब इससे हमारी मेजर टिप पीछे भी नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे हमारी पिन वहाँ पे परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद ऐसा सेट होने के बाद जहाँ पे भी आपका चेस्ट वाला पार्ट है, देखो चेस्ट का जो मिडल पार्ट है वहाँ पे आप मेजर टिप को सेट करोगे। और अब आपको एक साथ में 3-4 मेजरमेंट ले लेने। अगर आपका ब्लाउज डीप नेक है तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे चेक करोगे आपको कितना नेक डीप पसंद है और यहाँ पे आप देखोगे कि कितना आ रहा है। क्लियर? तो वैसे मैं ज़्यादातर 6.5 इंच से 7.5 इंच का नेक डीप तो मैं रेगुलर ही रखती हूँ, और कहीं बार ऐसी कोई पैटर्न है तो मैं 8 इंच 8.5 इंच जितना भी नेक डीप रखती हूँ। जैसे वी नेक है तो हम ज़्यादा नेक डीप रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नेक डीप का मेजरमेंट लेना है। क्लियर? पर अभी हमारा ब्लाउज बैक नेक है तो मुझे यहाँ पे नेक डीप का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, पर ये मैंने आप लोगों को समझा दिया क्योंकि आगे भी फिर इसी तरह से होगा। ओके, इसके बाद आपको लेना है शोल्डर टू एपेक्स वाला मेजरमेंट, यानी जहाँ पे भी आपका चेस्ट का मिडिल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं शोल्डर टू एपेक्स। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, चेस्ट का मिडल पॉइंट आपको पता चली जाएगा। ओके, देखो अभी मेरा कितना आ रहा है 9 इंच। अब इसके बाद आपको मेजर टेप को एकदम अंदर की साइड जाने देना है, यानी जहाँ पे भी आपकी चेस्ट खत्म हो रही है। तो आप देख सकते हो कि मेरी चेस्ट देखो यहाँ पे खत्म हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी, देखो मेरा लोअर चेस्ट वाला मेजरमेंट कितना आ रहा है, 12 इंच। क्लियर हुआ ना? तो जहाँ पे भी आपका चेस्ट वाला मेजरमेंट खत्म हो रहा है वही आपका लोअर चेस्ट होगा। तो मेरा यहाँ पे लोअर चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला मेजरमेंट भी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको लेंथ लेना है। तो लेंथ देखो कि अब आप ऐसे चेक करोगे, कभी देखो मेरा यहाँ पे लेंथ कितना आ रहा है। तो जो मैंने बेल्ट पहना, अब आपको डिसाइड करना है कि जो आपने बेल्ट पहना उसकी ऊपर वाली लाइन पे आपको पसंद है ब्लाउज की लेंथ, उसकी नीचे वाली लाइन तक आपका ब्लाउज आएगा तो आपको पसंद आएगा, या उसके मिडल में। तो वैसा आप क्लाइंट को पूछ सकते हो। अभी देखो मुझे ज्यादातर ब्लाउज की लेंथ शॉर्ट पसंद है, तो मैं लोअर चेस्ट से 2 इंच जितना तो मुझे नीचे जाना ही है, वो कंपलसरी है। ओके, फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट बनाएंगे तो हाथ ऊपर करेंगे तब चेस्ट वाला पार्ट दिखेगा। तो मैं यहाँ पे देखो कि 12 इंच मेरा लो चेस्ट और 14 इंच, तो देखो वेस्ट बेल्ट की जो पहली लाइन है ना वहां पे मेरा 14 इंच आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे लेंथ वाला मेजरमेंट होगा 14 इंच, पर वो सबका अलग अलग होगा। और लेंथ वाला मेजरमेंट देखो कि आपको इसी तरह से लेना है। क्लियर हुआ ना? और देखो मेरा आउटफिट थोड़ा सा आगे से शॉर्ट पीछे से मतलब लॉन्ग है, जैसे मेरा टॉप, ओके, अभी जो मैंने पहना है। पर देखो वेस्ट बेल्ट मैंने इसी तरह से सीधा ही सेट किया, आप देख सकते हो। अब इसके बाद आपको साथ साथ में बैक साइड वाला जो लेंथ वाला मेजरमेंट है वो भी ले लेना है। अब इसके लिए आपको अगर खुद का ले रहे हो तो आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे भी हमने सेंटर लिया देखो हम वहां पे ही मेजर टेप को सेट करेंगे। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे बेल्ट तो है ही, आपको सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे आपका मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो देखो कि यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजर टेप को सेट किया, जहाँ पे मैंने पिन लगाया वहां पे देखो कि आप पीछे की साइड मेजर टेप किस तरह से सेट करोगे वो भी आप एक बार देख लो। और देखो मेरी वेस्ट बेल्ट की जो पहली लाइन है वहां पे देखो मेरा कितना आ रहा है, 12.75। क्लियर हुआ?
तो आपको भी इसी तरह से चेक कर लेना है। अब देखो मेरा ही लेंथ में कितना डिफरेंट आया, फ्रंट मेरा 14 इंच था और बैक मेरा है 12.75, तो मेरा दोनों के बीच में 1.25 का डिफरेंट आया। पर देखो मैंने आगे आप लोगों को समझाया है कि जैसे आपकी चेस्ट ज्यादा है, ओके, पर हाइट किसी की मेरे जितनी सेम, तो उसकी बैक लेंथ या तो 13, 14 या तो 15 इंच होगी, पर उसकी फ्रंट की लेंथ 19 या 20 इंच आ सकती है, तो वो गलत नहीं है। आपको सिर्फ मेजरमेंट लेने की जो मेथड है वो आपको सेम यही रखनी, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि आपकी आधी जो प्रॉब्लम है ना तो मेजरमेंट से ही सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेजरमेंट ही गलत होता है तो ड्राफ्टिंग गलत ही होने वाला है। अगर समझो कि मेजरमेंट में मिस्टेक, तो आपके ड्राफ्टिंग में भी मिस्टेक आएगी, फिर वही ड्राफ्टिंग को हम कटिंग स्टिचिंग करते हैं, तो फाइनल हमारा जो ब्लाउज बन के रेडी होता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आप स्टार्टिंग यहाँ से ही करो। सबसे पहले हम बैक साइड वाला पार्ट बनाएंगे। तो समझो मैंने यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को इसी तरह से रेडी कर दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब मुझे यहाँ पे शोल्डर में प्लस करना है, पर देखो यहाँ पे आप देखोगे अब जैकेट वाली प्रोसेस है शोल्डर में, तो आपको शोल्डर पैड लगाना है तो आप 2.5 इंच प्लस करोगे, शोल्डर पैड नहीं लगाना है तो आप 2.25 प्लस करोगे तो चले। क्लियर? अभी मुझे शोल्डर पैड लगाना है तो मैं बैक साइड वाले शोल्डर में 2.5 इंच प्लस करूंगी, ताकि मेरी ए वाली लाइन अंदर ना दिखे। ओके, शोल्डर लाइन देखो मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच, इसमें मैं प्लस करूँ 2.5 इंच तो मुझे मिलेगा 15.5 इंच। अब इसका मुझे आधा करना है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.75। तो मैं यहाँ पे मेजर टेप को सेट करूंगी और जहां पे भी मुझे 7.75 मिले यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे। ओके, तो ऐसे हमने एक सीधी लाइन बनाई। शोल्डर डाउन वाला मार्किंग हम कैसे करेंगे, जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया उसको आप डिवाइड करोगे 12। तो समझो कि मैंने अभी यहाँ पे शोल्डर का मार्क किया है 7.75, इसको मैं डिवाइड 12 करूँ तो मुझे मिलेगा 0.64, यानी 0.75 वाली लाइन में आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने मेजर टेप को इसी तरह से सेट किया और जहां पे भी मुझे 0.75 मिल रहा है वहां पे हमने शोल्डर डाउन का मार्क किया। इसके बाद हम मार्क करेंगे नेक विड्थ। तो नेक विड्थ के लिए आपका जितना भी नेक राउंड है उसको आप डिवाइड 5 भी कर सकते हो और उसमें आप प्लस 0.25 भी कर सकते हो। अब देखो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कॉलर आपको एकदम नेक के नजदीक चाहिए और आपने नेक डीप भी ज्यादा रखा है, तो तब आप नेक राउंड डिवाइड 5 करोगे तो चलेगा। पर जब आपको ऐसा है कि नहीं कॉलर थोड़ा आपके नेक विड्थ के हिसाब से ब्रॉड होना चाहिए, तो आप नेक राउंड डिवाइड 5 करके प्लस 0.25 करोगे तो चलेगा। क्लियर? मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। अब देखो मुझे इसी टाइप का लुक देना है और इसमें मुझे दिख रहा है कि नेक विड्थ थोड़ा दूर है, मतलब एकदम नजदीक नहीं है नेक से, तो मैं यहाँ पे 0.25 प्लस करूंगी। पर देखो अगर आपने नेक डीप ज्यादा रखा है चेस्ट लाइन से नीचे, तो आप नेक विड्थ नेक राउंड डिवाइड 5 ही रखना। ओके, तो अभी देखो मेरा यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट है 11 इंच, इसको डिवाइड में 5 करूँ तो मुझे मिलेगा 2.25, इसमें मैं प्लस करूँ 0.25 तो मुझे मिलेगा 2.5 इंच। तो देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है 2.5 इंच। क्लियर? 1 इंच में छोड़ के ही चेक कर रही हूँ तो मेरा मार्किंग यहाँ पे 3.5 इंच पे होगा, पर ऐसे चेक करूँ तो मुझे 2.5 इंच पे ही मिलेगा। ऐसे हमने मार्क किया, यहाँ पे सीधी लाइन बना दी। अब देखो नेक डीप वाला जो मार्किंग है वो फिक्स है सबके लिए 1 इंच, तो 1 इंच ऐसे मैंने नेक डीप वाला मार्क किया, यहाँ पे सीधी लाइन बना दी। हाफ इंच नीचे से हमने इस तरह से नेक का शेप बनाया। फिर नेक विड्थ शोल्डर डाउन, इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम आते हैं आर्म होल। तो देखो आर्म होल में अब मैं आपको क्लियर करूंगी कि आर्म होल देखो हमने किस तरह से बनाया है। तो ए इसका आर्म होल का फॉर्मूला, जैसे कि चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 2 बैक के लिए और फ्रंट के लिए चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। पहले हम चेक करेंगे, मेरे यहाँ पे चेस्ट है 30 इंच डिवाइड 6 प्लस 2, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7 इंच। तो मैं देखो यहाँ पे शोल्डर डाउन से मेजर टिप को सीधा रखूंगी, जहां पे भी मुझे 7 इंच मिल रहा है देखो हमने यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना दी है सीधी। ओके, चेस्ट लाइन। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जो जैकेट वाला फॉर्मूला है ना वो थोड़ा देखो इससे प्लस है, जैसे कि 2 इंच तो यहाँ पे 2.5 इंच। ओके, और यहाँ पे प्लस 0.25 तो यहाँ पे प्लस 1.25, तो दोनों में कितना डिफरेंट है। तो 30 डिवाइड 6
प्लस में यहाँ पे 2 इंच करूँ तो ए मुझे मिल रहा है 7 इंच। तो यहाँ पे मैंने नोट किया 7 इंच। पर देखो यहाँ पे मैं 30/6 प्लस 2.5 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 7.5 इंच। अब देखो यहाँ पे 30/6 प्लस में 1.25 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 6.25। और यहाँ पे मैं 30/6 प्लस 0.75 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5.75। क्लियर है। अब देखो ए 7.5 इंच तो ये 7 इंच, मैंने हाफ इंच जितना इसको कम कर दिया। अब देखो ये 6.25 तो ये 5.75, तो सेम देखो इसको भी मैंने हाफ इंच ही छोटा किया है। क्लियर है, क्योंकि मैंने लूजिंग में कम करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉडी फिटिंग चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें 2 इंच की जगह पे 2.25 प्लस करोगे तो भी चलेगा। मतलब जितना मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया, इससे आप आर्मोल को 0.25 बड़ा करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये है एकदम प्रॉपर बॉडी फिटिंग। अगर आपको जैसे ब्लाउज में कैसा फिटिंग होता है वैसा फिटिंग चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करोगे। अगर आपको इतना लूज नहीं और इतना टाइट नहीं तो ये दोनों के बीच का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। यानी जो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिखा उसकी जगह पे आप क्या करोगे, प्लस 2.25 करोगे। 1.75 की जगह पे आप प्लस 2 इंच करोगे। देखो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे ही देती हूँ। 1.75 की जगह पे 2 इंच। ये कैसे बनाया जाता है फॉर्मूला, आपको मैं वो बताती हूँ। क्योंकि अब मेरे हिसाब से आपको सीखना यही है। क्योंकि अब मैं अगर फॉर्मूला दे दूं ना तो ड्राफ्टिंग आप कर लोगे, पर ये फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर आपका कोई ऐसा आउटफिट तो इसमें आप फॉर्मूला को, आर्मोल को बड़ा कैसे कर सकते हो, छोटा कैसे कर सकते हो, अब आपको ये खुद से पता होना चाहिए। देखो ये 2 इंच की जगह पे मैंने प्लस किया 0.25 तो मुझे 2.25 मिला। आप ऐसा चेक कर सकते हो, 1.75 प्लस 0.25 तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 इंच। ओके, फिर 1.25 इसमें मैं प्लस 0.25 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1.5 इंच। 1 इंच तो 1.25, 0.75 तो 1 इंच। क्लियर। तो 0.25 मैंने फॉर्मूले को बड़ा कर दिया। आपके पास दो ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आप नई वाली लाइन ही फॉलो करना, ताकि आपको आर्मोल स्लीव वगैरह टाइट ना हो। सेम प्रोसेस हम फ्रंट वाले पार्ट पे भी कर सकते हैं। 0.75 की जगह पे 1 इंच, हाफ इंच की जगह पे 0.75, 0.25 की जगह पे हाफ इंच। ओनली डिवाइड 6 है तो प्लस 0.25, और यहाँ पे माइनस 0.25 है तो कुछ भी प्लस नहीं करना है। मतलब ओनली डिवाइड 6। तो इस तरह से मैंने आर्मोल का फॉर्मूला बनाना आपको बताया। क्लियर ना। डन। पहले से अभी से आप डिसाइड कर लेना कि अभी जो मैंने नया बनाया तो वो आपको रेगुलर मिलेगा, ना टाइट ना लूज। और जो पहले ऑलरेडी हमने चार्ट में लिखा था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइट बने। क्लियर ना। चलो, अब इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन, कि अब आपको ऐसा नहीं डाउट होगा ना कि इसमें मैंने अलग यूज किया है, जैकेट में इसमें मैंने अलग यूज किया। पर वो मैंने आपको समझाया कि वो लूज था इसलिए उसका आर्मोल बड़ा होगा, पर ये थोड़ा बॉडी फिटिंग है इसलिए उसका आर्मोल छोटा होगा। चलो, एक क्लियर ना ये वाला पॉइंट। चलो आप मुझे फटाफट से आपके फेस के रिएक्शन से बताइए ताकि मुझे क्लियर। और यही सारी चीजें जैसे मैंने आपको बोला ये आपको समझना है। खुद से आप आर्मोल का फॉर्मूला छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हैं। चलो, अभी तो मैंने वो टाइट वाला ही लाइन मतलब फॉलो किया है। ओके, मैंने 2 इंच ही प्लस किया है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 2 इंच तो मुझे मिला था 7 इंच। तो मैंने मार्क कर दिया 7 इंच, चेस्ट वाली लाइन बना दी। अब हम चेस्ट वाला मार्क करेंगे। तो चेस्ट वाले मार्किंग में कंपलसरी सभी साइज में आप 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर दो। ओके, हाँ। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1.5 या तो 2। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा लूज पसंद है, नेक डीप आपने उतना ज्यादा नहीं रखा है, थोड़ा ऊपर रखा है, तो थोड़ा यहाँ पे लूज होगा, चलेगा, आपको कंफर्टेबल होगा। ब्लेजर होता है ना, देखो यहाँ पे ब्लेजर वाले स्लीव बना तो जैसे हाथ ऊपर करते तो शोल्डर ऊपर आ जाता है, जो आपको पता है। अब समझो यहाँ पे भी हम इतना बॉडी फिटिंग कर दे, यहाँ पे पैक है तो आपके हाथ इतने ही ऊपर हो गए। वो तो ब्लेजर है तो वो ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, भले वो ऊपर तो हो जाए। ओके, तो इसलिए जब आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा आर्मोल का फॉर्मूला भी बड़ा रखना और लूजिंग भी थोड़ा ज्यादा रखना। जो मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ इसमें से लास्ट वाला ऑप्शन है वो आप यूज करना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। डन। ओके, अभी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग एड किया है। तो मेरी चेस्ट है 30 प्लस 1.5, मुझे मिलेगा 31.5 इंच। फिर मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 7.87, यानी 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक मार्क किया और अलग से मैं मार्जिन रखूंगी 1.25। ओके, अब हम पहले आर्म होल बना देते हैं।
तो आर्महोल के लिए शोल्डर डाउन, चेस्ट लाइन, ये दोनों का आपको मिडल ले लेना है। तो मिडल पे हमने एक मार्क किया, फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे शोल्डर वाली लाइन मेरी कितनी है 7.75। इससे आप बैक वाले पार्ट में कितना कम करोगे, हाफ इंच। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 7.25। तो सेंटर पे हमने मार्क कर दिया है 7.25। दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन जितनी जैसे क्रॉस जा रही है वैसे क्रॉस जाने दी। क्रॉस वाला जो चार्ट है ओके, वो सेम जो हमने वो जैकेट में यूज किया था वो सेम ही यूज करोगे। तो बैक वाले पार्ट में मेरा क्रॉस मार्क आ रहा है 0.75। तो मैंने 0.75 ऐसे क्रॉस मार्क किया, और फिर मैंने देखो यहाँ पे शेप मैच कर दिया, और फिर यहाँ पे बस आपको शेप अभी मैच कर देना है, तो इतना आपको आर्म होल रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका साइड डार्ट आएगा, तो उसके सेंटर में सिर्फ आप डार्ट बना दो, लीड लाइन से 0.25 जितना आपको यहाँ पे डार्ट लेना है। इतना रेडी होने के बाद अब मैं लेंथ वाली लाइन बना सकती हूँ। तो जो भी हमारी शोल्डर की क्रॉस लाइन है उसी का हम मिडल लेंगे, मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। तो देखो इस तरह से हमने मिडल पे एक मार्क किया, यहां से ही हम मेजर टिप को सीधा रखेंगे ओके ऐसे। Then, अब मेरी बैक साइड की जो योक पार्ट की लेंथ है वो है 13 इंच। तो इसमें मैं +1 इंच करूँ तो मुझे मिलेगा 14 इंच। फिर मैंने यहाँ पे सीधी लाइन बना दी ओके। अब हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट वाले मार्किंग के लिए देखो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग हम कितना ऐड करेंगे, तो जितना आपने ऊपर लूजिंग ऐड किया उसका डबल यहाँ पे आप लूजिंग ऐड कर सकते हो, तो आपको इक्वल लूजिंग मिलेगा। यहाँ पे 1.5 तो उसका डबल कितना होगा 3 इंच। वैसे देखो यहाँ पे हम डार्ट भी लेने वाले तो थोड़ा कम हो ही जाएगा, तो कोई टेंशन मत लेना, लूज नहीं होगा इतना ज्यादा। तो 1.5 इंच तो उसका डबल 3 इंच। 2 इंच अगर आपने यहाँ पे लूजिंग ऐड किया तो यहाँ पे आप 4 इंच लूजिंग ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैं यहाँ पे 3 इंच लूजिंग ऐड करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग ऐड किया है। तो मेरा वेस्ट का मेजरमेंट है 23 इंच। इसमें मैं 23 प्लस में 3 इंच लूजिंग ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 26 इंच, और 26 डिवाइड में 4 करूँ तो मुझे मिलेगा 6.5। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 6.5, यानी 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया। अलग से मैंने रखा मार्जिन 1.25। दोनों अंदर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन, और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए दूसरी लाइन, इस तरह से हमने लाइन बना दी। यहाँ से आपको 0.25 जितना नीचे जाना है, 0.25 नीचे जाएंगे। स्केल को ऐसे प्रॉपर साइड फिटिंग वाले मार्किंग के साथ मैच करेंगे और धीरे धीरे पॉइंट को मैच करते हुए शेप बना देंगे। तो इतना बेस रेडी। यहाँ पे भी आपका जो मेन मार्किंग है उसको आप साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को प्रॉपर सेट करेंगे ओके। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी ऐसे लाइन बनाएंगे। यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट वगैरह बन रहा है तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये आपका बना बेस पार्ट। अब हम आते हैं डार्ट पे। इसमें आप सेंटर पे डार्ट ले ही लो। अगर आपने लूजिंग यहाँ पे 4 इंच ऐड किया है तो आप डार्ट 0.75 का लोगे। अगर आपने यहाँ पे लूजिंग 3 इंच ऐड किया है तो यहाँ पे आप हाफ इंच का डार्ट लोगे, ये कंपलसरी है। पर अगर आपको लूज पसंद है तो आप यहाँ पे डार्ट 0.25 या हाफ इंच लोगे तो चलेगा। क्लियर, क्योंकि ये आपके फिटिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैंने 3 इंच लूजिंग ऐड किया तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का मार्क करूंगी और मैं डार्ट ले लूंगी। तो मैंने हाफ इंच ऐसा मार्क किया। आर्मोल का जो मिडल होता है वहां पे ही आपको एक लाइन बना देनी है। ऐसे हमने एक लाइन बनाया। स्केल को आप ऐसे मैच करो और धीरे धीरे फिर हिप को वाली स्केल से आप यहाँ पे सेट कर दोगे तो भी चलेगा। और फ्रेंच को से भी देखो, अगर आप यहाँ पे शेप दे दोगे, थोड़ा ही शेप देना है ओके, तो ऐसे भी चलेगा। बाकी देखो हिप को वाली स्केल से आपका ये जो डार्ट है वो प्रॉपर माइनस होगा, मतलब ऐसे परफेक्ट मैच होगा। तो ऐसे करके आपको मैच कर देना है। मतलब सेंटर से भले ना थोड़ा 1 इंच से 1.5 इंच जितना ऊपर जाए चलेगा। तो पॉइंट आपका प्रॉपर धीरे धीरे माइनस होगा। अब इतना आपका कट हो ही जाएगा ओके। इतना रेडी होने के बाद अब देखो जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में फोटो में बताया था कि देखो इसकी लाइन क्रॉस जा रही है, सीधी नहीं जा रही है ओके। तो मैं क्या करूंगी, इसको मुझे अप जाना है थोड़ा सा और फिर मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दूंगी। तो ये हम कितना कैसे डिसाइड करें वो मैं आपको समझाती हूँ, और क्रॉस कितना जाए वो हम समझेंगे। पहले तो इतना बेस ड्राफ्टिंग क्लियर ना। अब एक ही लाइन बाकी है, वो क्रॉस करना है आपको योग पार्ट तो आप क्रॉस करो, अगर आपको योग पार्ट क्रॉस नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप सीधा भी रख सकते हो। तो अब देखो पहले आपको इसके लिए डार्ट बना ही देना है। अब मेरे फ्रंट में मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसमें देखो इसके जो प्रिंसेस कट की लाइन जहां पे खत्म हो रही है वहां पे काउल बन रहा है और वहां से लाइन ऊपर जा रही है।
तो इसमें जितना गैप, देखो मुझे फोटो में ऐसा लग रहा है कि ए जितना गैप उतना ही देखो बैक पार्ट मुझे सीधा लग रहा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट वाला मार्क, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे हाफ इंच कम करके मार्क करते हैं। तो यही मैं मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मार्क कर दूं तो हमें एकदम परफेक्ट मिलेगा। क्लियर? तो हम ए वाला मार्किंग कैसे डिसाइड करते हैं? चेस्ट डिवाइड 10। तो मेरा चेस्ट है 30 इंच, इसको मैं डिवाइड 10 कर दूं, मुझे कितना मिलता है? 3 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच, तो यहाँ पे हम हाफ इंच कम करके मार्क करते हैं तो 2.5 मिलेगा। तो उतना ही मैं यहाँ बैक साइड वाले पार्ट में मार्क कर दूं। तो डार्ट लेने के बाद 2.5 इंच मुझे जहां पे भी मिल रहा है वहां पर हम एक मार्क करेंगे और सीधी लाइन बना दें। ए मेजरमेंट मैंने कहाँ से निकाले वो क्लियर हुआ ना? हम एपेक्स पॉइंट के यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 10 करके जो मार्क करते हैं उससे यहाँ पे हाफ इंच कम करके मार्क करते हैं। तो आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसको डिवाइड 10 करो, जितना मेजरमेंट मिल रहा है उसमें से आप हाफ इंच कम करो, और फिर जो आपने डार्ट वाला मार्क किया है उसके बाद आपको ये वाला मार्क कर देना है। क्लियर ना ये वाला पॉइंट? डन। अब इसके बाद समझो ये मेरी मेन लाइन है, तो यहाँ से अब 1 इंच तो आपको ऊपर जाना ही है। अगर आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए तो आप 1.25 जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। 1 इंच या तो 1.25। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर गई, 1 इंच मैंने ऐसा एक मार्क किया, और अब मैं दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन जितनी जैसे क्रॉस जा रहे वैसे हम क्रॉस जाना है। और इसमें आप सीधा नहीं बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि जब आप साइड फिटिंग भी करोगे तो लाइन जैसे क्रॉस जा रही है वैसे क्रॉस ही जाने देनी। ओके, और वैसे भी ब्लेजर जैसा फिटिंग होगा तो इसमें मार्जिन भी नहीं रख पाएंगे। ओके, तो चलो अभी हमारा देखो यहाँ पे इतना रेडी है। अभी देखो मैंने यहाँ पे जो साइड फिटिंग वाली लाइन है वो भी हमने ऐसे रेडी कर दी, यहाँ पे पूरी लाइन क्रॉस जा रही है। तो कट देखो मेरा यहाँ पे ऐसे ही होगा, ऐसे इतना कट होगा और यहाँ पे इतना सीधा कट होगा। क्लियर ना? चलो बैक वाला पार्ट पूरा रेडी है। अब हम इसका जो हमने फर्मा ऑलरेडी कट करके रेडी रखा है एक बार मैं आपको दिखाऊंगी ताकि क्लियर हो आपको। और कट कैसे करना है, तो यहाँ से आपका कट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे प्रॉपर हाफ हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दो, क्योंकि बाकी सब जगह पे आपका स्टिच का ऐड है। ओके, सिर्फ यहाँ पे ही ऐड नहीं है डार्ट में। यहाँ पे इसी तरह से अस्तर को ऊपर रख के ट्रेस कर दिया था। देखो यहाँ पे डार्ट हमने माइनस किया है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको मैच किया। ओके, देखो ये जा रहा है सेम, जो मैंने ड्राफ्ट किया उसी तरह से सेम। और ये देखो हमारे डार्ट वाली लाइन है, वो जैसे जा रही है उसी के हिसाब से मैंने हाफ हाफ इंच ऐसे पूरे में ऐड किया। और फिर यहाँ पे हमने डार्ट माइनस कर दिया, तो देखो यहाँ से थोड़ा डाउन जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड होगा, नॉर्मल। डन। तो इतना चेंजेस होगा डार्ट लेने से, और ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा आर्म। चलो अब इसको कटिंग कैसे करना है इसमें भी किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना? देन और इसमें भी देखो बैक वाले पार्ट में ज्वाइंट है, दिख रहा है? इसमें डार्ट सेंटर में लोगे तो इसका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। चलो बैक क्लियर, अब हम फ्रंट वाला पार्ट समझते हैं। कि इसके काउल बन रहे, पर 4 ही काउल बन रहे, जो 4 काउल मेन बन रहे हैं, और बाकी साइड में बन रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लेयर, पर साइड में थोड़ा ही बन रहा है, इतना ज्यादा नहीं बन रहा है। ओके, तो इतने काउल बन रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे बॉक्स भी नहीं देना है, और यहाँ पे मुझे फ्लेयर भी नहीं चाहिए, ऐसे अम्ब्रेला भी है। और मैंने यहाँ पे वेस्ट भी नोट किया था कि ये सीधा और यहाँ पे से पॉइंट बन रहा है। तो ऐसा सेम पॉइंट अगर हम वेस्ट में दे तो देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट, इसमें आपको मजा आएगा। ओके, मैंने देखो इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ओके, देखो ये तो मैंने बहुत छोटा सा पार्ट कट किया है, पर फिर भी देखो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ सब जगह पे पिन लगा देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम एक लाइन भी बनाएंगे। तो देखो इसमें आपके 3 से 4 काउल तो बनते ही है। क्लियर हुआ? समझो कि मैं ऐसा बनाऊंगी तो इसमें सब जगह पे आपका फ्लेयर बन रहा है, मतलब ऐसे समझो कि 2 to 3 इंच के गैप पे आपके एक एक काउल बने। पर मुझे काउल चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा ही चाहिए। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखो अभी मैं यहाँ से सारे पिंस निकाल देती हूँ, अब मैं दूसरा कटिंग करती हूँ। तो मैंने सेम फैब्रिक लिया। ओके, अब आपको इतना तो क्लियर हो ना कि जब आपकी वेस्ट
ऐसे राउंड में है तो आपके इक्वल फ्लेयर बनेंगे। पर समझो मैं वेस्ट में ऐसा एक पॉइंट बना दूं तो सारा फ्लेयर मेरा वहां पे ही बनेगा जहां पे मेरा पॉइंट है। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिर्फ वेस्ट को मैं अलग कट करूंगी, बाकी बाकी का जो नीचे का फ्लेयर है वो तो मैं सेम ही रखूं। देखो इसको मैंने ऐसे सेट किया। अब देखो ऐसा जब मैं अम्ब्रेला कट करूंगी, ओके, अब समझो कि मैं इसके वेस्ट के साथ अटैच करूंगी। आपको समझ में आ रहा है? भले ही यहाँ पे फ्लेयर है पर फिर भी जितना मेरा सीधा पार्ट है उसमें मैं इतने में मेरा फ्लेयर नहीं रहेगा। अब जैसे मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे सेट करूंगी तो मेरे काउल कहाँ पे बनेंगे? को कैसा लगा है पैर का फाइनल लुक? ओके, देखो जैसा फोटो में लुक था वैसा सेम लुक। नेक डीप भी देखो मैंने इसलिए ज्यादा रखा था ताकि आपको इसका लुक समझ में आए। जैसे हम नेक डीप थोड़ा अप कर देंगे तो इसका लुक थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। पर देखो इतना नेक डीप भी बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलर, ओके, स्लीव, इसका लुक देखो जैसा फोटो में था वैसा सेम हमें लुक मिला है। और इसमें हमने कप नहीं लगा है और क्योंकि वो फ्रंट डीप बैकपैक है, ओके, तो कप लगाने की जरूरत है नहीं। और बैक साइड भी देखो इसका फिटिंग योक पार्ट का एकदम परफेक्ट, नीचे के जैसे मैंने काउल बोले थे वैसे सेम काउल बने हैं। अभी हमारा प्रेस का फिनिशिंग बाकी है, ओके, पर फिर भी सिर्फ अभी आपको क्लियर हो कि इसका फिटिंग कैसा आया है। नीचे देखो स्लीव में जो लेयर लगा है तो इससे इसका लुक पूरा डिफरेंट आ रहा है, प्रॉपर है, मैच जा रहा है वैसा लग रहा है इसका काउल नीचे का। और अम्ब्रेला प्लाजो का फिटिंग देखो एकदम परफेक्ट आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, क्रॉच पॉइंट में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप शॉर्ट ब्लाउज के नीचे भी अगर अम्ब्रेला प्लाजो बनाना चाहो तो आप इजीली बना सकते हो। क्लियर, साइड से भी। और सेम इसका जो बैक साइड का क्रॉच पॉइंट है, ओके, उसका भी फिटिंग देखो वैसा ही सेम आपको मिलेगा जैसा फ्रंट में है। क्लियर? ये तो थी एक छोटी सी ग्लिम्स। इसके अलावा गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हम 8 अलग अलग टॉपिक सीखने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल्स, रनिंग वेयर में कुर्तीज एंड बॉटम्स, आर्ट ऑफ ब्लाउज मास्टरी, वेस्टर्न वेयर, ओकेजन वेयर, मिनी कुटोर में गर्ल्स एंड बॉयज एंड मेंस वेयर। यानी ब्यूटिक के लिए जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए वो पूरा इस सब्जेक्ट में कवर होने वाला है। लेकिन कई बार नुकसान सिलाई में नहीं, फैब्रिक के गलत सिलेक्शन में होता है। इसी के लिए एक सक्सेसफुल ब्यूटिक चलाने के लिए टेक्सटाइल का नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि टेक्सटाइल सब्जेक्ट में हम प्रैक्टिकल किस तरीके से सिखाते हैं। वेलवेट फैब्रिक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देखो कि ये वेलवेट फैब्रिक है। ये वेलवेट फैब्रिक बहुत ज़्यादा चमकता है। वेलवेट फैब्रिक इतना चमकता है कि आपको आंखों को भी चुभ सकता है एंड जनरली ये पार्टी वेयर्स में यूज़ होता है। सो वेलवेट फैब्रिक्स आर लाइक दीज। अब इसमें होता क्या है कि ये वेलवेट वाला मटेरियल बनता कैसे? ये वेलवेट वाला मटेरियल, इसका बैक साइड अगर देखें ना तो ये जो ऊपर की तरफ रेशे है, ये रेशे को फैब्रिक के बीचों बीच डाला जाता है और फिर लॉक किया जाता है। वो मशीन पूरा बनाता है। ये वेलवेट वाला मटेरियल इज अगेन, आपको इसको कहीं दूर से भी देख के आप समझ जाओगे कि ये वेलवेट है। तो ये वेलवेट वाला मटेरियल अगेन यूज होता है ड्रेसेस में, सोफा में, आपके कुशंस में, अपहोस्ट्री ओवरऑल में सब जगह यूज हो सकता है, कारपेट्स में यूज होता है, रग्स में यूज होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज वेलवेट फैब्रिक्स। इसका जो ड्रेपेबिलिटी है, मतलब अगेन इसका जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइड मतलब ये किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, ये पूरा मूवमेंट इसका अच्छा होता है। इसका एकदम रिजिडिटी नहीं रहती है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कड़क नहीं रहता है। ठीक है, जो पाइल का डायरेक्शन मैंने बताया कि पहले वाले फैब्रिक में, वो सिमिलर इसमें भी है कि आप इसको आप छुओगे और इस तरीके से मूवमेंट करोगे इसका, तो आपको दिखेगा कि इसका कलर
चेंज हो रहा है। इसका इधर से करेंगे तो अलग होगा और इधर से करेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा। ये देखिए मैंने इसका बेस फैब्रिक को पहले निकाल दिया, बेस फैब्रिक के धागे निकालिए। अब आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे रेशे हैं, ये रेशे एक्चुअल में इसका ऊपर का पाइल्स है जो इस तरीके से फैब्रिक के अंदर सेट किया जाता है, तब जाके वो वाला लुक अचीव होता है। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेलवेट फैब्रिक, जिसकी वजह से वो वेलवेट इस तरीके से फैब्रिक के फॉर्मेट में नहीं बनता है, ये डायरेक्टली फैब्रिक के फॉर्मेट में नहीं बनता है, इसका बेस कुछ अलग रहता है। ये है उसका बेस। आप देखो मैंने जब निकाला है तो निकालने की वजह से ये वाला लाइन जो है अलग दिख रहा है आपको। सो ये समझ आया वेलवेट फैब्रिक किस तरीके से बन रहा है? क्लियर हुआ वेलवेट फैब्रिक का आइडिएशन? यस, ओके, समझ आ गया आप लोगों को, अच्छी बात है। तो ये देखिए इतने सारे मैंने वेलवेट के ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया और धागा अलग और ऊपर वाला हिस्सा अलग। सो दिस इज हाउ वेलवेट फैब्रिक्स आर मेड, इट इज नॉट मेड डायरेक्टली। आप देखो कि इतने सारे ये जो है इसी की वजह से इसका ऊपर का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे करते हो, आपने बचपन में खेला होगा बहुत कि ऐसे वेलवेट फैब्रिक के ऊपर ऐसे हाथ हिलाया तो ऑटोमेटिकली इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, फिर जैसे मैंने ऐसे किया तो उसका कलर बदल गया। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पाइल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैब्रिक। गॉट इट? तो ये है वेलवेट का। अब आते हैं ब्रोकेड। ब्रोकेड फैब्रिक्स में क्या है कि ब्रोकेड फैब्रिक कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे आपका जो फैब्रिक है उसके ऊपर ये जरी का काम बहुत ज़्यादा दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोकेड। आपको इमेज में भी मैंने पीपीटी में रखा है कि ब्रोकेड में जरी का काम बहुत ज़्यादा दिखता है। और जकार्ड में क्या होता है, जकार्ड में भी रहता है लेकिन उसमें कम, इसमें तो मतलब पूरा उसी का ही भरा हुआ पोर्शन रहता है। सो दीज आर कॉल्ड एज ब्रोकेड्स। अब ब्रोकेड्स किस तरीके से बनता है? ब्रोकेड्स का भी सिमिलर पैटर्न होता है कि इसके ऊपर जरी का काम होता है और इसके बीचों बीच, जैसे अगर मैं इसको खोलूं पूरी तरीके से यहाँ से, आप देखो बेस फैब्रिक अलग और जरी का काम ऊपर से अलग से नहीं। ये सारे जो मैं निकाल रहा हूँ जो चमक रहा है, दीज आर ऑल द जरी वर्क और द जरी का काम, या फिर जरी के धागे अलग से इसमें डाले जाते हैं। ये मेटेलिक धागे होते हैं जो पहले के टाइम पे इसका मतलब डायरेक्ट यूज कौन करते थे? जो लोग काफ़ी रिच थे, क्योंकि इसमें सोना यूज़ होता था। और आज के टाइम पे सोना तो कोई ज़्यादा पहन नहीं पाएंगे क्योंकि इतना महंगा हो गया। सो व्हाट दे डू इज दे यूज इट इन द फॉर्मेट ऑफ द मेटेलिक यान्स। तो मेटेलिक यान्स को डाल के ये डिज़ाइन बनाई जाती है। अब देखो आपका ये वाला धागा अलग ग्रीन कलर का जो बेस धागा है, और उसके ऊपर ये वाले सारे चीज़ बनाई गई है। ये वैसे वी होता है, ऐसा नहीं कि अलग से बनता है, ये वोवेन फॉर्मेट में ही होता है। इट्स जस्ट दैट ब्रोकेड फैब्रिक्स लुक्स लाइक दिस, जहाँ पे जरी का काम बहुत ज़्यादा है। जकार्ड में इतना नहीं होता है, जकार्ड में थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट वी हैव लेस। अब लेस का फैब्रिक किस तरीके से बनता है? लेस का फैब्रिक मैं बता देता हूँ। लेस दो तरीके के होते हैं, एक जो इस तरीके का लेस है, ठीक है, तो इस तरीके के लेस को हम लोग बोलते हैं ग्यूप्यूर, ठीक है, GUIPURE। तो इस तरीके के लेस में आप देखो कि बहुत बड़े बड़े नेट जैसा स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड एज GUIPURE, ग्यूप्यूर लेस। और इस तरीके का लेस है, यह आपको लेस मार्केट में दिखा, आपने देखा है, यूज किया है किसी ने इस तरीके का लेस मार्केट में? सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेस, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेस। इस तरीके का लेस का नाम है शैंटली लेस और इसका नाम है ग्यूप्यूर लेस। ओके, सो दिस लेस इज डिफरेंट, दैट लेस इज डिफरेंट। तो ये जो लेस है, इस लेस को आप यूज करते हो कहाँ पे? जब आपको गाउन्स बनानी है या फिर ब्लाउज बनानी है, या फिर आर्म्स पे, यहाँ पे शोल्डर से लेके पूरा रिस्ट तक आपको कोई लंबा सा ब्लाउज का स्ट्रक्चर देना है। सो यू यूज दिस काइंड ऑफ, these you use in borders. ओके, नेक्स्ट वी हैव सीक्वेंस फैब्रिक्स। अब सीक्वेंस वाले फैब्रिक्स इस तरीके के होते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कितना चमक रहा है, ये वेलवेट से भी ज़्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली बीड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये नेट है, बेस इसका नेट है, अगर मैं देखूं, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका बेस जो है दैट इज नेट, लेकिन इसके ऊपर मतलब इसका रिवर्स साइड, ये बैक साइड हुआ, फेस साइड में आप देखो
कि किस तरीके का छोटे छोटे ऐसे सीक्वेंस बोलते हैं इसको, सीक्वेंस या फिर बीड्स। ये पूरा सीक्वेंस है, इसमें सिर्फ सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस के साथ बीड्स भी है। सो बीड्स सीक्वेंस अलग अलग तरीके से बनता है। ये मेटल है, मतलब ये अगर मैं इसको निकालूं इसमें से, ये देखो इधर निकला है मेरे हाथ में, तो ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर है, ये मेटल है इसीलिए इतना चमकता है। तो आपको समझनी है, अगर इस तरीके का कपड़ा आपको बनानी है तो आपको पहले से ही जजमेंट ले लेना चाहिए कि ये बहुत चमकेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो ये चमकेगा ही, भले कितना क्यों ना डालो, बट स्टिल इट विल शाइन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द मटेरियल्स जो यूज हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है। और ये तो था सिर्फ एक पॉइंट, ऐसे ही हम अलग अलग फैब्रिक्स का नॉलेज लेंगे, साथ ही फैब्रिक वीविंग, टाई एंड डाई, इको प्रिंट और टेक्सटाइल में भी कई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स डिटेल में सीखेंगे। अब सोचिए, अगर एक सिंपल गारमेंट को थोड़ा प्रीमियम लुक देना हो तो उसके लिए सबसे पावरफुल स्किल्स क्या हो सकती है? एम्ब्रॉयडरी। कई बार सिर्फ 200 की एम्ब्रॉयडरी गारमेंट की वैल्यू 2000 तक बढ़ा देती है। इसी के लिए अगर आप अपने क्लाइंट्स के सिंपल गारमेंट का लुक एनहांस करना चाहते हो, उनकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो एम्ब्रॉयडरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास में एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से सिखाई जाती है। तो बंजारा एम्ब्रॉयडरी या लंबानी एम्ब्रॉयडरी भी जिसे कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मिरर वर्क, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एकदम नई चीज होगी। बाकी जो वर्क है वो आप कुछ चीजें पहले ट्राई करके देख चुके हैं, हम बीड वर्क कर चुके हैं, हम कॉडी वर्क कर चुके हैं, तो ये चीजें आपको मोस्टली पता है। थ्रेड वर्क तो हम बहुत सारा कर चुके हैं। और मिरर्स लगाने के भी ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अगर आप मिरर वर्क सर्च भी करोगे तो सिर्फ एक स्टाइल से नहीं, बहुत सारे स्टाइल से आप मिरर लगा सकते हो। पर बंजारा वर्क में जो यूज होता है, जो सबसे बेसिक सा है, अभी हम वो ट्राई करेंगे। पर इसके भी काफी सारे वेरिएशंस हैं। तो मिरर वर्क में आप चाहो तो कोई और टेक्निक से भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो, अभी हमें क्या करना है, ये एक मिरर पहले तो ऑलरेडी स्टिक करके रखना पड़ेगा, है ना, ताकि वो चिपक जाए कपड़े पर। विदाउट स्टिक किए भी कर सकते हो, अगर नहीं भी किया है तो इट्स ओके। अगर अभी आपको लग रहा है आपके पास मिरर अवेलेबल है और आप ये करके देखना चाहते हो, पर अगर आपको लग रहा है कि स्टिक नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आप रख कर जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे करोगे तो भी आप वर्क कर पाओगे। तो मिरर को इस तरह से रख के एक साइड में से पहले मैंने थ्रेड को इस तरह से निकाला, अब फिर से थोड़ी दूर से इस तरह से निकाला, ठीक है। अब दूसरे साइड से भी सेम यही कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा एक हैशटैग का साइन बनाकर मिरर को आप पहले ऐसे सिक्योर कर सकते हो, है ना। ऐसा हो गया तो वो फिक्स रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो अगर आपने चिपकाया नहीं है तब भी अभी वो इस तरह से फिक्स रहेगा। अब क्या करना है, अब मिरर के किसी भी साइड से हमें थ्रेड को निकाल लेना है, ठीक है। एक साइड से निकाल लिया और जैसे हम ब्लैंकेट स्टिच करते हैं ना, हमें वो कंप्लीट कर लेना है। देखो, मैंने यहाँ से निकाला नीडल को इस तरह से प्लेस करके, और अब यही चीज मैं कंटिन्यू करते जाऊंगी। धागा इस तरह से रखा है, ठीक है। ऐसे हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये सबसे बेसिक और इजी टेक्निक है मिरर्स अटैच करने की। तो पहले तो इस तरह से मिरर को हमें थ्रेड से क्रॉस बना लेना है, ठीक है। एक क्रॉस बना लेने के बाद में अब एक क्रॉस ऐसे डायगोनली बना लेना है इसके कॉर्नर्स से,
ठीक है, ये बहुत बेसिक है। ऐसा ऐसे हमने कवर कर लिया। अब क्या करना है, अब इसी कॉर्नर से ये जो थ्रेड आ रहा है इसके एक साइड से मैंने नीडल को निकाला। ठीक है, इस तरह से आप इसका प्लेसमेंट देख लो, थ्रेड के एकदम पास से, है ना। मैंने नीडल को निकाला और जिस साइड से मैंने नीडल को निकाला है उसके ऑपोजिट साइड से ऊपर की तरफ धागे में से मैंने इस तरह से नीडल फिर से निकाली ऊपर की तरफ से। ठीक है, जिस साइड से मैंने धागा निकाला था उसके ऑपोजिट साइड से मिरर को मैंने ऊपर से इस तरह से लिया और फिर इस धागे के दूसरे साइड नीचे इंसर्ट कर दिया। ठीक, इसी एक्शन को रिपीट करना है। अब जो पहले वाला धागा था उसके पास से इस तरह से निकाला, मिरर के नीचे से लिया, इस तरह से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज को हमें कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, तो ये काफी रेडी होने के बाद आप देखोगे एकदम डिफरेंट सा यूनिक सा वर्क लगता है ये वाला पर्टिकुलर स्टाइल मिरर अटैच करने का। ठीक है, और जब आपको लगेगा कि आप ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका आधा डिस्टेंस आप कवर कर चुके हो, उसके बाद में आप इसको दूसरे साइड से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि इधर सेंटर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक बार अभी करके बताऊंगी, आप देखना, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो मोस्टली तो ना गोल मिरर ही यूज होते हैं और स्क्वायर भी होते हैं तो उनमें चेन स्टिच ही होती है, बट मुझे आपको एक वेरिएशन सिखाना था इंटरेस्टिंग सा कि कैसे आप ये भी यूज कर सकते हो ताकि आप जो बनाओ वो थोड़ा और यूनिक लगे। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पर भी हम सेंटर में भी सेम वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे। धागे के एक साइड पास में से मैंने नीडल को निकाला, दूसरे साइड से ऊपर की तरफ से इस तरह से क्रॉस किया और फिर जहाँ से निकाला था उसके ऑपोजिट साइड से वापस इंसर्ट कर दिया। हो रहा है ना सबको क्लियर, जो भी साथ में ट्राई कर रहे हो? जो नहीं कर रहे हैं, आप जब करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, पर जो कर रहे हैं साथ में उनको हो रहा है क्लियर। तो ऐसे इसके जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी ये थ्रेड के पॉइंट्स छूटे हुए हैं, हमें सारे कंप्लीट कर लेना है। और ये तो थी सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी की स्टिच। ऐसे ही हम हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, 3D फ्लावर, बीड्स वर्क, स्टेट वाइज एम्ब्रॉयडरी, ऑर्गेन्जा फ्लावर, रिबन एम्ब्रॉयडरी और एम्ब्रॉयडरी का प्लेसमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने ब्यूटीफुल गारमेंट्स बनाना सीख लिया, लेकिन अगर लोगों को आपके ब्यूटी के बारे में ही पता ना चले तो ऑर्डर कैसे आएंगे? अगर आज आपका ब्यूटिक प्रीमियम लोकेशन पर नहीं है तब भी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्योंकि आज आपका सबसे बड़ा बिजनेस आपका सोशल मीडिया है। आज लाखों लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की मदद से अपना बिजनेस पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसी के लिए इस कोर्स में हम आपको सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाने वाले हैं। चलिए इसकी भी एक छोटी सी प्रैक्टिकल ग्लिम्स देख लेते हैं।
अभी हम एक रील शूट करने वाले हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप कैसे बोल के शूट कर सकते हो। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप शूट कर सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि भाई मैं शूट तो करना चाहती हूँ बट मेरे पास माइक नहीं है। अगर आप माइक पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आपका फ़ोन का जो ईयरफोन है आप उसका यूज़ करो और उसको एज अ माइक आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ से आप ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप 400, 500, 1000 रुपये का कोई सा भी बेसिक माइक आप खरीद सकते हो एंड देन उसके बाद आसानी से आप जो है अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो जिसके अंदर ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप टॉकिंग वीडियो शूट करते हो ना तो ऑलवेज ट्राई कि आपकी ऑडियो अच्छी आए। उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आपको करना पड़े, बिकॉज अगर आप अपना बिजनेस बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो सो डैट कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छे। लाइटिंग एक बार को ठीक है आप एडजस्ट कर लोगे, आप एडिट कर लोगे, जो ऑडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए या तो आप माइक में इन्वेस्ट करो या फिर अपने फ़ोन का ईयरफोन जो है उसका यूज कर सकते हो। तो अभी हम बेसिकली एक टॉकिंग रील शूट करेंगे एंड जिसके अंदर हमने इनको स्क्रिप्ट दिया हुआ है। ये स्क्रिप्ट किस तरीके से आपको बोलनी है, किस तरीके से, बिकॉज बहुत लंबी स्क्रिप्ट जो है आप याद नहीं रख पाओगे, ऑब्वियसली कोई भी याद नहीं रख सकता है। तो क्या करते हैं उसको ब्रेक कर करके जो बेसिकली हम शूट करते हैं। तो किस तरीके से अभी शूट करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट चीज़ आप लोकेशन डिसाइड करो। जैसे हम ये लोकेशन यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए अपनी स्टार्टिंग के लिए, तो यहाँ पे हम शूट करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस करके हल्का फुल्का लोकेशन चेंज करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ आप माइक कनेक्ट कर लो, माइक नहीं है तो ईयरफोन कनेक्ट कर लो एंड देन आप शूट करना स्टार्ट करो। तो सिंपली आप बैठ जाओ एंड देन इनके पास माइक है तो आप हमने इनको दिया हुआ स्क्रिप्ट। सिंपली इनको क्या करना है कि फर्स्ट स्क्रिप्ट को पढ़ना है एंड देन कैमरे में देखना है एंड देन उस स्क्रिप्ट को बोलना है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि हम में से कोई भी जो है स्क्रिप्ट को याद नहीं रख सकता। अगर बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हैं या फिर लाइन्स है उसको याद रखना मुश्किल होता है। तो देखो किस तरीके से करते हैं और क्या क्या गलतियाँ हमारे साथ होती है कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट आप सिंपली लाइन पढ़ना एंड देन उसके बाद कैमरे में देख के आपको बोलना। तो बस एक बार आप लोकेशन सेट कर लो एंड देन उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है कि वो स्क्रिप्ट को बोलते हुए रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट। बस कपड़े खरीदते वक्त ये 3 गलती मत करना, नहीं तो आपके भी आउटफिट 10 ऑफ 10 हो सकते हैं। सो इस तरीके से हमने एक फर्स्ट क्लिप रिकॉर्ड करी जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्या किया, स्क्रिप्ट को पढ़ा एंड देन उसके बाद उस लाइन को बोला। आपको भी सिंपली इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। आप अगर ये ट्राई करोगे कि मैं पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ के एंड देन एक साथ उसको बोल दूं तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो एक बार आप ये स्क्रिप्ट सुनो। बस कपड़े खरीदते वक्त ये 3 गलती मत करना, नहीं तो आपके भी आउटफिट 10 ऑफ 10 हो सकते हैं। सो अभी हमने देखा है कि स्क्रिप्ट के अंदर ना इन्होंने बिल्कुल सही बोला बट एंड के अंदर एक वर्ड मिस हो गया। तो आपको हमेशा जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ऑलवेज चेक कि हाँ आपने जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोला है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो आप वापस से रीशूट करो एंड देन उसको फिक्स करो। तो जैसा मैंने आपको क्लिप दिखाया कि उसके अंदर एक मिस्टेक थी, तो हम क्या करेंगे उस सेम क्लिप को दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे एंड उस मिस्टेक को फिक्स करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, अगेन स्क्रिप्ट रीड करनी है, देन आपको कैमरे में देखना, देन बोलना। तो सेम उसी तरीके से हम करते हैं। स्टार्ट। बस कपड़े खरीदते वक्त ये 3 मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपके भी आउटफिट 10 ऑफ 10 नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमने इस क्लिप को रिकॉर्ड किया एंड अगेन आपको क्या करना है कि इस क्लिप को एक बार देखो एंड देन उसके बाद चेक करो कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो एक बार मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। बस ये 3 मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपके भी आउटफिट 10 ऑफ 10 नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमारी ये क्लिप सही है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लिप को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्लिप के लिए क्या कर सकते हो कि जब भी आप रील शूट करो तो ट्राई करो कि थोड़ा सा आप जो लोकेशन चेंज कर लो, थोड़ा मूवमेंट कर लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम जो क्लिप रिकॉर्ड करने वाले वो हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ आ जाओ, इस लोकेशन पे हम कर लेते हैं। ऐसे चलना है एंड वो देखना इधर। स्टार्ट। फॉलो करो, मैं आपके आउटफिट को नेक्स्ट लेवल बना दूंगी। परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने जो अपनी टॉकिंग रील को शूट कर लिया एंड देन अगेन जितने भी हमने कट्स लिए, इन्हीं कट्स के बाद एडिट करते टाइम हम आसानी से जो इसको ऐड करेंगे हमारी टॉकिंग रील शूट हो जाएगी। एंड आप भी अगर शूट करते हो तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ टाइम आप बोल नहीं पाओगे, कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं आएंगे, कुछ वर्ड्स आपके ऐसे रहेंगे कि जिसको आप प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाएगा। बट 2 से 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे हमने भी शूट किया तो हमने भी इसको बहुत बार रीटेक लिया, बहुत बार ट्राई किया एंड देन हमने फाइनल किया। तो आपको भी सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से जो भी मिस्टेक्स हो रही है आप उसको देखो, उसी टाइम फिक्स करो सो दैट कि एडिटिंग के अंदर आपको इतनी प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ तक हमने टॉकिंग रील भी शूट कर लिया एंड इसी सेम रील को अब मैं आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर एडिट करके भी दिखाऊंगा।
और इसमें हम इंस्टाग्राम फेसबुक का बिजनेस सेटअप, प्रोफेशनल शूटिंग, एडिटिंग, कंटेंट प्लानिंग, अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, उसे लाइव कैसे करना है और डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल मेथड्स भी सीखेंगे। अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर ली, क्लाइंट्स भी आने लगे, लेकिन टीम को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्शन को कैसे हैंडल करना है, अगर यही नहीं पता तो क्या होगा। चलो आपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस भी दे दी, लेकिन महीने के आखिर में प्रॉफिट ही नहीं बचा, तो मेहनत का क्या फायदा। इसी के लिए इस कोर्स में हमने बिजनेस ऑपरेशन सब्जेक्ट को भी ऐड किया है। तो चलो इसकी भी एक ग्लिम्स देख लेते हैं। एक बैट है और इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे फोकस करके। तो देखो इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपने हाथ के ऊपर, और आप ये देखो कि मेरा ध्यान किधर है। अगर मैं फोकस कर, या आप घर पे भी करना, एक बार कोशिश करना तो आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपके घर पे कोई भी धोखा है, मतलब वो कपड़े धोखाने वाला धोखा, वो भी चलेगा, या फिर ये बैट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये करने की कोशिश करो। पहले आपको फोकस करना है यहाँ पे फोकस करना है एंड इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फोकस करके इस बैट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। हो रहा है? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फोकस करके इस बैट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो हो रहा है? आप मुझे बोलो। हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मैं फोकस कहां पे करूंगा? यहां पे करूंगा। अब यहां पे फोकस करूंगा ऊपर। पहले मैं नीचे फोकस कर रहा था, अब मैं ऊपर फोकस करूंगा। फिर देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही मैं नीचे देखूंगा, आप देखो एक बार, यहाँ पे मैं ऊपर देख रहा हूं, बैलेंस हो रहा है। ठीक है, फोकस मेरा ऊपर है और ये मतलब लगभग 10 सेकंड से ऊपर हो गया, ये बैलेंस हो रहा है। अब जैसे ही मैं नीचे देखूंगा, देखो एक बार घर पे कोशिश कर लेना तो आपको पता चलेगा। तो समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आज के सेशन का सार यही है कि आपका फोकस कहां पे होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपके खुद के प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट रिसर्च करके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर नहीं। ये कंपटीशन है, ये है हमारा कस्टमर। ठीक है, तो हमारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे नहीं। कंपटीशन ने क्या किया, कैसे किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट रिसर्च करनी है और ये देख लेना है कि कंपटीशन कर क्या रहा है, हमें कुछ हटके करने की कोशिश करनी है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और पूरा दिन इसी के ऊपर बातें नहीं करते रहना है कि क्या कर रहा है कंपटीशन, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सब नहीं करना है। हमारा फोकस होना चाहिए कस्टमर के ऊपर। अगर कस्टमर के ऊपर फोकस होगा तो आप डेफिनेटली बैलेंस कर पाओगे। देखो जैसे ही आपका फोकस कस्टमर से हट करके कंपटीशन पे गया, नहीं कर पाओगे। एक बार घर पे करने की कोशिश कर लेना तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो था सिर्फ एक पॉइंट। ऐसे ही फैशन बिजनेस फंडामेंटल से लेकर प्रॉफिट प्लानिंग और बिजनेस सेटअप से जुड़े कई टॉपिक्स हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अब ये सब कुछ सीखकर आप ब्यूटिक तो आसानी से चला लोगे, लेकिन बिजनेस और फैमिली दोनों की जिम्मेदारियों को साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। इसी के लिए हमने इस कोर्स में ऐड किया है हाउ टू लाइफ बैलेंस। ताकि आप अपने करियर और फैमिली दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ सको। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप
आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट में रहते हैं तो क्या होता है और नहीं रहते तो क्या होता है। आप सबके पास पेन पेपर है? यस, ओके। जो मैं लिखवा रही हूँ ना वो लिखना है। पिंकी जी के साथ जो बच्चा है ना वो भी लिखेगा। बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है अपने अपने पेपर में लिखेंगे। तो सबको ये लिखना है। लिखने के बाद मैं बताऊंगी कि इसका क्या करना है। ओके, नंबर 1 पे लिखे स्पून, चम्मच। नंबर 1 पे लिखे स्पून। नंबर 2 पे लिखे नीडल, सुई। नंबर 3 पे लिखे नेल कटर। नंबर 4 पे लिखे स्केल। नंबर 5 पे लिखे पेंसिल। नंबर 6 पे लिखे स्टेपलर। नंबर 7 पे लिखे हैंकरचीफ। हाथ का छोटा वाला अपना रुमाल, है ना। नंबर 8 पे लिखे रेड पेन। नंबर 9 पे लिखे कॉम्ब। नंबर 10 पे लिखे हेयर पिन। कोई भी हेयर पिन चलेगा, है ना, ब्लैक या डिजाइन वाला, डायमंड वाला, मोती वाला, कोई भी। लेकिन हेयर बैंड नहीं चलेगा, बटरफ्लाई नहीं चलेगा, हेयर पिन होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 11 पे लिखे मूंग। बीन्स जो आते हैं ना, मूंग के बीन्स, है ना। ओके, नंबर 12 पे लिखे वॉलेट, या तो छोटा पर्स, कुछ भी चलेगा, छोटा पर्स, बड़ा वाला नहीं। नंबर 13 पे लिखे बटन्स। हुआ सबका? 13 ऑब्जेक्ट्स हुए सबके। अब क्या करना है आप लोगों को? ये बुक लेके जाना है और ये 13 ऑब्जेक्ट्स आपको कलेक्ट करके वापस आना है। अभी खड़े मत होना, मैं बताती हूँ। आपके पास 4 मिनट है ना। 4 मिनट्स में ये सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करिए और वापस आए, आपको मुझे स्क्रीन पे दिखाना है। और अगर देखो सपना जी अपने 2 बच्चों के साथ बैठे हैं तो सपना जी बच्चों को मदद नहीं करेंगे। हेल्प योर ओन सेल्फ, है ना, किसी को मदद नहीं करना है, खुद सब कुछ कलेक्ट करके आना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आ गए सब अपनी अपनी चीजें लेके? अभी आप देखो मेरा टेबल आपको अच्छे से दिखेगा कैसे मैंने चीजें अरेंज की है ना। जो पहले लिखा है वो मैंने पहले रखा है ना, स्पून, नीडल, नेल कटर, स्केल। तो आप ऐसे अरेंज कर दो अच्छे से। बस 30 सेकेंड्स में फटाफट से मैं बोलती जा रही हूँ। स्पून है, फिर नीडल है, फिर नेल कटर, स्केल, पेंसिल, स्टेपलर, हैंकरचीफ, रेड पेन, कॉम्ब, हेयरपिन, मूंग, वॉलेट एंड बटन्स। आप मुझे सब ये बताएं कि जब आप चीजें ढूंढ रहे थे, है ना, तो आपकी दुनिया ये 13 चीजें बन गई थी? आपको कुछ और याद आ रहा था कि सिर्फ ये 13 चीजें याद आ रही थी? आप जब ये चीजें ढूंढ रहे थे, मैंने 4 मिनट्स बोला था लेकिन वी हैव टेकन 7 मिनट्स, है ना। तो ये 7 मिनट के लिए आपकी दुनिया ये 13 चीजें थी या और कुछ चल रहा था ना। कब ये सेशन खत्म होगा? अरे यार मैम सुबह सुबह आके क्या ये करवा रहे हैं, है ना, ये क्यों करवा रहे हैं, ढूंढने से क्या फायदा होगा? और कोई विचार आ रहा था कि सिर्फ आपको 13 चीजें ढूंढनी थी बस? क्या करना था सबको? सिर्फ 13 चीजें ढूंढनी थी, है ना। सबका यही था ऑलमोस्ट, है ना। कुछ विचार नहीं आ रहा था ना। किसी को पैर में दर्द होता होगा ना तो भी वो पैर दर्द, अरे यार ये चीज यहाँ पे मुड़ के लेनी है, मुझे तो कमर दर्द है। कुछ नहीं, मन में एक ही था कि ये 13 चीजें ढूंढनी है और मुझे सबसे पहले स्क्रीन पे जाना है, ऐसा चल रहा था। तो ये 7 मिनट्स के लिए आप सब 100% प्रेजेंट में थे ना। कितने लोगों को बहुत मजा आया कि ढूंढने में मजा आ गया? सबको मजा आया?
यस, कितने लोगों को बोरिंग लगा, कंटाला आया? क्या सुबह सुबह दौड़ाते हैं, दौड़ दौड़ के तो बैठे थे क्लास में, वापस खड़ा किया, दौड़ाना भगाना शुरू किया? नहीं ना? ओके, तो ये सिर्फ आप खुद समझ पाए, न कि मेरे थ्योरी सेशन से, लेकिन आप अनुभव कर सके ना। ये छोटा सा टास्क आपको इसलिए दिया ताकि आप खुद अनुभव करें कि जब मैंने आपको एक गोल दिया, मैंने क्या दिया आपको, एक टारगेट दिया, गोल दिया ना, कि आपको ये 13 चीजें ढूंढनी है। तो ये 13 चीजें ढूंढना आपका अभी इस 7 मिनट्स के लिए आपका गोल बन गया। वो आपका टारगेट था और वो आपको अचीव करना था और बहुत अच्छे से अचीव करना था ना। इसीलिए आपको न तो पीछे के विचार आए, न तो आगे के विचार आए, न हमारे मन में पास्ट था, न हमारे मन में फ्यूचर था। तो आप कंप्लीटली प्रेजेंट में थे। अगर सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी से आपको इतना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो सोचिए पूरे सब्जेक्ट में हमने कितनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को शामिल किया होगा, जो आपको सिर्फ बिजनेस करना नहीं, बल्कि बिजनेस और फैमिली दोनों के बीच में सही बैलेंस बनाकर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना सिखाएगी। और अगर मैं सिर्फ बोलूं और आप मान लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने इस कोर्स से सीखकर अपना ब्यूटिक स्टार्ट किया और आज अपने क्लाइंट्स के साथ सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अपना ब्यूटिक शुरू करना है, क्लाइंट्स के साथ काम करना है और फैशन स्किल्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना है, तो ब्यूटिक बिजनेस फुल कोर्स आपके लिए है। इस 1 साल के कोर्स का आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, जिसे आप कहीं पे भी बैठकर किसी भी टाइम पे देख सकते हो। वैलिडिटी 10 साल की रहने वाली है। हर वीक के अंत में आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे, लाइव में डाउट सोल्व किए जाएंगे। फैशन शोज होने वाले हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मीटअप्स होंगे जहाँ पे आपको इन्वाइट किया जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही आपको एक बहुत बड़ी टूल किट मिलने वाली है। साल के अंत में एग्जाम्स होंगे, जो अगर आप सक्सेसफुली क्लियर करते हो तो आपको राजा रानी ऑथोराइज सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अगर आपको सिलेबस की डिटेल PDF देखनी है, थोड़ा नीचे चले जाओ, दी गई है वहाँ पे।